हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यूर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है लिबरलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं था कि जिससे हमारे देश की प्रोडक्शन बढ़ सके और उसकी ग्रोथ हो सके। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी लाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये हमारी लिबरलाइजेशन की इंट्रोडक्शन है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हमारे तीन तरह के जो है सुधार किए गए, तीन तरह के रिफॉर्म्स किए गए। तो उसमें से फर्स्ट था हमारा रिफॉर्म्स किए गए तीन तरह के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। तो हम तीनों को धीरे धीरे अपनी अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक लेंगे लिबरलाइजेशन यानी कि फर्स्ट रिफॉर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या है और इसके हम क्या डेफिनेशन देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारी लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या देंगे हम? लिबरलाइजेशन of the economy means freedom of producing units from direct or physical controls by the गवर्नमेंट। जब हमारी गवर्नमेंट ने अपने हाथों में हमारे देश की प्रोडक्शन ली, अपनी ग्रोथ ली, तो लिबरलाइजेशन लगा दी गई थी। उस समय कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए सरकार से हमें लाइसेंस लेना पड़ता था। और वो लाइसेंस किस प्रकार के थे? वो थे लाइसेंस सिस्टम। इंपोर्ट के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता था। कुछ चीज़ें जिनका रेट हायर कर दिया जाता था, उनके प्रोड्यूसर द्वारा उन चीज़ों पर रोक लगा दी गई कि उसे प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता, उसे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही बनाएगा। गवर्नमेंट से हमें ये अप्रूव कराना पड़ेगा कि हमें कितनी प्रोडक्शन हम करें और कितनी हम ना करें। ये सब हमारी गवर्नमेंट के हाथ में था। पर धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमारा उन चीज़ों पे ध्यान देने की जगह हमारा वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों को भी पब्लिक कर देना चाहिए ताकि जो पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं वो इन चीज़ों में प्रोड्यूस कर सकें। और ये इस कारण उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगवाई थी इस पर, क्योंकि कुछ गाँवों में देखा जा रहा था कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं गांव के, वो अपने ही एक बैंक खोल के बैठे होते हैं। उसमें सारे गांव के लोग, वहाँ के लोगों को इतनी समझ नहीं होती कि कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो वो उन पर जमा करवा जाते हैं। और वो बाद में लोगों को लोन देने की जगह, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की जगह, कुछ जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं सिर्फ उन्हें ही लोन दे के उस पैसे को ख़त्म कर देते हैं, उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट करा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ था ताकि ऐसा कुछ भी ना हो पाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 4 तरह के आगे रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की, 4 तरह की लिबरलाइजेशन करने की शुरुआत की। 1 2 3 एंड लास्ट 4th, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स है, इसे हम आगे अभी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म।
रिफॉर्म्स, और इससे नेक्स्ट है फिजिकल रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये 4 तरह के लिबरलाइजेशन में हमारे रिफॉर्म्स किए गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म्स और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स किस तरह के होते हैं। हमारे जो है लाइसेंस के ऊपर से इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म होते हैं, वो होते हैं रिलेटेड प्रोडक्शन रिलेटेड। abolition of industrial licensing। इंडस्ट्रियल सेक्टर से लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, पर सिर्फ अब 5 ही चीज़ें बची हैं जिनका प्रोडक्शन हमारी गवर्नमेंट ने अपनी देखरेख में किया हुआ है। पर वो करती नहीं, पर अपनी देखरेख में अभी भी उन चीज़ों को किया गया। पर पहले ऐसी 17 चीज़ें थी जिसमें से अब 2 ही चीज़ें बची है जिसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। तो किस किस चीज़ पे? लिकर यानी शराब, सीक्रेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और डेंजरस केमिकल। इन सब का जो है प्रोडक्शन हमारी गवर्नमेंट की देखरेख में होता है कि कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है। और नेक्स्ट हमारी है कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर जो है उसको बढ़ा दिया गया। सारी चीज़ें जब पब्लिक सेक्टर के हाथों में कर दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि हमसे ज़्यादा अच्छा प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, पब्लिक सेक्टर कर सकता है, आम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ में उनका खुद का इंटरेस्ट हो जाता है। जब हम गवर्नमेंट पे किसी वर्कर को एम्प्लॉय किया जाए तो उसको सिर्फ अपनी सैलरी ही मिलेगी, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी हमारे देश की ग्रोथ हो रही है, उसे सिर्फ अपनी सैलरी से ही मतलब होगा। पर जब किसी का खुद का बिजनेस होगा तो वो इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी हो, ताकि हमारा काम बढ़े। तो इस तरह से हमारी जो है पब्लिक सेक्टर है वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसे अब सिर्फ 2 ही चीज़ें हमारी गवर्नमेंट के हाथ में रह गई हैं, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। और आजकल रेलवे को भी पब्लिक करने की बात चल रही है। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। सारी चीज़ें जो है, सारी जगहें बड़े बड़े पैसे वाले खरीद लेंगे, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन वाले खरीद लेंगे, तो फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या होगा? इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एरिया है जिसे स्पेसिफाइड कर दिया जो कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही रहेंगे। इससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब लोगों ने अपने आप पब्लिक सेक्टर में प्रोड्यूस करना है तो वो अपनी जितनी मर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा उनके पास कैपिटल है उतनी ज़्यादा वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हमें गवर्नमेंट से पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम कितना प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें। जब किसी चीज़ पे लाइसेंसिंग है ही नहीं है तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम टू इम्पोर्ट
जब गवर्नमेंट का कोई भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन रही नहीं तो हम जितना मर्जी माल इंपोर्ट करें, इस पे भी गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं लगेगा, हम जितना मर्जी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट रिफॉर्म है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और ये रिफॉर्म्स किस चीज़ को लेकर होते हैं? ये होते हैं बैंकिंग सिस्टम को। और बैंकिंग सेक्टर हमारे यहाँ क्या है? बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट, ये सब तरह के बैंकिंग सिस्टम ही हमारे कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि जो आरबीआई है ये सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, नहीं कंट्रोल करता था। ये हमारा कंट्रोलर था आरबीआई। पर आरबीआई ने अपने ही कुछ रूल बना सकते कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा, किस किस को लोन दिया जा सकता है, इस तरह के सब रूल्स जो थे वो आरबीआई के थे। पर अब आरबीआई का रोल कंट्रोलर से चेंज करके हमारा कर दिया गया है फैसिलेटर का। जो आरबीआई है वो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, वो सिर्फ बैंकों को ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरह से अपने इंटरेस्ट रेट दिखाने हैं, अपने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने हैं किस तरह से। अब वो सिर्फ बैंकों को ये डायरेक्शन देगा, ना कि ये कंट्रोल करेगा कि जितने बैंक रेट उसने बोले हैं उतने ही इंटरेस्ट रेट दिए जाएं। तो आरबीआई अब बैंक अपनी तरह से अपने इंटरेस्ट रेट रख सकता है, तो वो कंट्रोलर की जगह वो अब फैसिलेटर हो गया है। तो बैंक के लिए आरबीआई का रोल भी चेंज हो गया और बैंक अपनी मर्जी से कोई भी रेट्स रख सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमारा रिफॉर्म हुआ है। अगला है हमारा फिस्कल रिफॉर्म। जो हमारी फिजिकल रिफॉर्म्स होती है वो हमारी होती है टैक्स रिलेटेड। अब टैक्स रिलेटेड क्या है? टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है? डायरेक्ट टैक्स जो होता है हमारा वो हमारी इनकम पे लगता है, जो हमारी इनकम होती है वो डायरेक्ट टैक्स उस पर लगता है। हम अपनी इनकम का टैक्स किसी और के ऊपर आगे नहीं डाल सकते। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अब इनडायरेक्ट टैक्स पहले कई तरह के होते थे, पर अब उन इनडायरेक्ट टैक्स को चेंज करके सिर्फ जीएसटी कर दिया गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? जो हम कस्टमर को दे सकते हैं। जो भी हमारे प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगेगा वो उसकी वेटेज अपने कस्टमर पे अपनी चीज़ों का रेट बढ़ाकर उससे वसूल कर लेगी। तो इस तरह का टैक्स हमारा जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसको लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं। हम फिजिकल रिफॉर्म, फिजिकल का मतलब जान लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी ये हमारी गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंस को इस तरह से कंट्रोल करना होता है कि हमारे देश को कोई भी नुकसान ना हो, उसकी कोई भी प्रोडक्शन ना घटे। तो इस तरह की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। पहले हमारी जो गवर्नमेंट होती थी वो खुद ये डिसाइड करती थी कौन सा डायरेक्ट टैक्स का रेट रहेगा और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का रेट रहेगा, वो कुछ भी सोचे समझे बिना। पर अब जो है ये मार्केट फोर्स से डिसाइड होता है कि हमारी किस चीज़ का रेट कितना रहेगा। तो ये फिजिकल रिफॉर्म्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। जो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। हमारी फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो हमारी करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएट हो चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं डिवैल्यूएट होने का मतलब है, डिवैल्यूएशन होने का मतलब कि जैसे हमारे यहाँ का 1 रुपया
बाहर के किसी फॉरेन कंट्री के 75 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कोई भी पर्सन कोई चीज़ लेना चाहे तो वो 75 की चीज़ यहाँ से 1 रुपये लगा जाके वहाँ का 75 रुपीज़ यहाँ के 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ लेनी चाहे तो उसे 1 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यूएट होती जा रही है, हमारे रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। तो गिरती जा रही है, इसके लिए हमने कुछ सप्लाई, जैसा कि आपको पता है कि रुपए का रेट, उसकी डिवैल्यूएशन मार्केट की सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती है। पहले सिर्फ रुपए का रेट जो है हमारी गवर्नमेंट तय किया कर सकती थी, पर अब जिस तरह से हमने इको में भी पढ़ा है कि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जहाँ पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे हम रुपए का रेट डिसाइड कर लेते हैं कि कितने रुपीज़ हमारा रेट चल रहा है। तो इस तरह के रिफॉर्म्स किए गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम अपनी चीज़ें फॉरेन में बेच सकते हैं और उनसे हम क्या प्राइस ले सकते हैं, इस तरह की सभी चीज़ें जो हैं हमने लिबरलाइजेशन की न्यू पॉलिसी में देखी हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि लिबरलाइजेशन क्या है और उसके कौन कौन से रिफॉर्म है। आज हमने लिबरलाइजेशन की बात की है, आगे की वीडियोस में हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।